नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर एपी सिंह आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है हमारा मात्र 23 प्रश्नों का है। हमारे एक व्यूअर हैं आदित्य वर्मा जी, उन्होंने जो है वीडियो नंबर जो 26 है यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसमें जो हम लोगों सॉल्व किए थे जियोमॉर्फोलॉजी, तो उसमें 26 नंबर में ये पठार और मैदान के जो 23 क्वेश्चन रह गए थे, शायद गलती से छूट गया था, तो उन्होंने जो है इसको ये बताया, कमेंट किया। उनका हार्दिक आभार। और आप लोगों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि जैसे कोई क्वेश्चन है छूट गया है या गलत कभी कभी उत्तर हो जाता है, या जैसे मैं बोलता रहता हूँ मेरे मन में कुछ और चीज़ रहता है लेकिन मैं गलत बोल जाता हूँ, तो आप लोग कमेंट करके उसे सही करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और आदित्य वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस पर ध्यान आकृष्ट कराया हमारा। ये 23 क्वेश्चन छूट गए थे, तो आज इसके लिए जो है फिर से ये स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। 424 प्रश्न है। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? तो देखिए, जो अंतर पर्वतीय पठार है इसमें जो है ब्राज़ील, भारतीय प्रायद्वीप पठार, अरब पठार, तिब्बत पठार। तो तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? जो पठार चारों ओर पर्वतों से घिरे होते हैं उन्हें ही अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। और इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए कि ये जो है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि जो पूरी पृथ्वी पर जैसे जहाँ स्थल भाग है भूपटल पर लगभग 41%, 41% क्या है, 41% है मैदान, और 33% पठार है, और 14% पहाड़ियाँ हैं, और 12% पर्वत है। तो इसे आंकड़ा आप लोग याद करिएगा। डेटा जो है 41% मैदान है, ये चीज़ याद रखिए। 33% पठार, 14% पहाड़ी और 12% पर्वत हैं। तो जो पठार होता है वो ऊपर से सपाट होता है, और पहाड़ी जो पर्वत होते हैं वो नुकीले होते हैं। तो ये चीज़ बेसिक अंतर है। तो ये देखिए, अंतर पर्वतीय पठार मतलब क्या होता है? जो पर्वतों से घिरे होते हैं। भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत तथा अधिक जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार तिब्बत का पठार है। इसे पामीर के गांठ भी जो है कहते हैं। देखिए, जो उत्तर में कुनलुन सांद, दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। अन्य अंतर पर्वतीय पठार बोलीविया पठार, पेरू का पठार, एशिया माइनर पठार और कोलंबिया का पठार, मैक्सिको पठार आदि प्रमुख हैं। 424 के बाद 425 देखते हैं। देखिए, इसे विश्व का छत भी किसे कहता है? किसे कहते हैं ये तिब्बत में स्थित पामीर की गांठ या पामीर की गांठ को विश्व का छत कहा जाता है, तिब्बत में स्थित। तो ये जो है तिब्बत का पठार की कई विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में किसको विश्व की छत की संज्ञा दी जाती है? तो ये हो जाएगा तिब्बत को। 425 का सी हो जाएगा। 426 देखते हैं। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा से प्रवाहित होने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो ये जो है हरमट्टम है। ये इस पठार से टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन दे दिया है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसे हरमट्टम कहते हैं। ये गर्म और शुष्क हवा है जो रेगिस्तान से पूर्वी भाग से बहती है। तो इसको डॉक्टर वायु इसलिए कहते हैं कि ये इसमें गर्मी होती है और ये शुष्क होती है। तो जो तटीय भाग में जो नमी होती है वो इसके चलने से कम हो जाती है। तो जो नम हवा या आर्द्र मौसम में राहत होता है, तो इसीलिए इसे इसको डॉक्टर वायु कहते हैं। क्योंकि जो आर्द्र हवा होती है वो बीमारी का मेन कारण होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अगर हवा जो है नम रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग अपने घर में जो नमी वाला जो क्षेत्र है, नमी वाला जो कमरा है उसमें ना रहें, क्योंकि उसमें कवक और जो जीवाणु ये सब जो है पनपते हैं। तो क्या होता है कि अगर ये जब गर्म हवा और शुष्क हवा जब चलती है तो निवासियों को जो है उससे राहत होती है, आर्द्रता से। तो इसीलिए इसको डॉक्टर वायु भी कहते हैं, जिससे लोग स्वस्थ भी हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार है, जो पठार का निर्माण होता है, जैसे एक ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है, नदी के निक्षेप से, लोहे से, या ये सब जो होते हैं, या मरुस्थल से बनते हैं। और जो ज्वालामुखी उद्गार से, जैसे अपने यहाँ दक्कन पठार बना हुआ है,
तो जो सील्ड होता है, जो हमारा प्राचीन में गोंडवाना लैंड ये जो था, तो उस पर ही जो पर्वत बने हुए थे, पठार बने हुए थे, पर पहले पर्वत रहे होंगे, फिर पठार हो गए होंगे, तो वो जो बहुत पुराने हैं वो सील्ड हैं। तो इसी के कारण इसको जो है गोंडवाना लैंड के अवशिष्ट भाग को जो है सील्ड कहते हैं। तो सील्ड जो है इसीलिए कहते हैं, जो सबसे प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। स्थान का पठार कहाँ पे है? थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में, म्यांमार में। तो ये सान का पठार जो है म्यांमार में है। देखिए, जो पठार से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो लोकेशन बेस ही आते हैं। देखिए, उपोष्ण और ये जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? 15 से 30 उत्तर दक्षिण अक्षांशों में, 30 से 40 उत्तर दक्षिण अक्षांशों में, 40 से 60। तो देखिए, जो 429 है, इसमें पहला ही हो जाएगा 15 से 30, या जो 30 के डिग्री के आसपास क्या होता है, जैसे देखिए 0 डिग्री लाइन है, ये 30 है, इधर 30 है, ये 30 मान लीजिए साउथ है। या देखिए, इसे एक एक बार दूसरी तरह बना लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये है, ये ग्लोब है, तो ये 0 डिग्री लाइन है, और ये 30 अक्षांश है। तो यहाँ से विषुवत रेखा से हवा उठती है और ये ऊपर से होते हुए यहाँ नीचे बैठती है। तो ये 30 डिग्री के आसपास हाई प्रेशर बन जाता है। तो जहाँ हाई प्रेशर नीचे से ऊपर से नीचे हवाएं उतरती हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, स्थिरता कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ बारिश नहीं होती है। इसी कारण जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। और ट्रेड विंड या जो मानसूनी पवनें क्या होती हैं, जो जो हमारा जो ये देखिए, जैसे ये है ट्रेड विंड है, तो ट्रेड विंड ये जो है, इसके कारण भी ये क्या होता है कि जो महाद्वीप के पश्चिम भाग में, महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय भाग में पश्चिम भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। इसे जलवायु विज्ञान में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 से 30 दक्षिण या उत्तरी अक्षांशों के मध्य उष्ण और उपोष्ण मरुस्थल पाया जाता है। क्यों 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 पाया जाता है? कि मैंने बताया कि एक उच्च वायुदाब की पेटी जो होती है उसके कारण, और जो ट्रेड विंड है उसके कारण जो पाया जाता है। ये जो है हो गया आपका 15 से 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इसका आंसर हो गया 15 से 30। मेनली जो है 30 के सबसे आदर्श अगर देखा जाए तो 30 पर जो है सबसे अधिक हाई प्रेशर बनेगा। देखिए, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की जो जलवायु पाई जाती है इसी कारण पाई जाती है। इसे भी हम काफ़ी अच्छे से समझाए हैं। देखिए, मेरा है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तब सारा कॉन्सेप्ट हर जगह थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कराते समय बताते हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि जो यूथ वाली जो वीडियो है, प्रश्न है, उसको भी पूरा शुरू से देख डालिए, एक साइड से। निम्नलिखित में से अभी हम लोग जैसे घटना चक्र का जो है कर रहे हैं, तो उसमें भी व्याख्या करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप शुरू से देखेंगे वो यूथ वाली सीरीज से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके पहले भी मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाए हैं कॉन्सेप्चुअल, उसको भी देख लीजिए तो और अच्छा रहेगा। देखिए, निम्नलिखित में से मरुस्थल तथा देश महाद्वीप का कौन सा युग्म सही नहीं है? आटाकामा दक्षिण अमेरिका है, गोबी मरुस्थल जो है केंद्रीय एशिया में है, सेंट्रल एशिया में है, ठीक है। और सोनोरन मरुस्थल पश्चिम एशिया। सोनोरन मरुस्थल देखिए ये कहाँ है? ये अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। तो सोनोरन मरुस्थल ये सुमेलित नहीं है। विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। आटाकामा मरुस्थल स्थित है कहाँ पे? देखिए, आटाकामा मरुस्थल ये जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद देखिए, गोबी है, कालाहारी है, थार है। मंगोलिया, भारत, अर्जेंटीना, चिली, ये जो है मरुस्थल के बारे में बताना है। तो मंगोलिया में क्या है? हो जाएगा गोबी, भारत में हो जाएगा थार, और जो है अर्जेंटीना में पैटागोनिया हो जाएगा, और चिली में अटाकामा हो जाएगा। उष्ण मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिम भाग में अवस्थित है। देखिए, यही मैं बता रहा था, उष्ण मरुस्थल हमेशा महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित होंगे। उष्ण कटिबंधीय वर्षा में पूरब
वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापारिक हवाएं चलती हैं। मैं बताया ट्रेड विंड के कारण जो है क्या होता है, पूर्व में वर्षा होती है जबकि पश्चिम के तट सूखे रह जाते हैं। जैसे भारत में ही देखिए, जो भारत में जो ये बंगाल, असम, बिहार, ये सब जो क्षेत्र हैं, ये उड़ीसा, ये सब क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है। लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो ये हो गया इसका कारण। और हाई प्रेशर जो होता है, बताया ही मैंने कि जो 30 के आसपास जो हाई प्रेशर की बेल्ट बनती है, हालांकि उसमें शिफ्टिंग होती है 5-10 अक्षांश सर्दी में, और उसमें तो ये जो है होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ, तो इसका व्याख्या जो है, इसमें कथन और कारण दोनों सही होंगे और व्याख्या भी करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, कथन की व्याख्या सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। 435 देखते हैं। जो 435, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो ये कालाहारी मरुस्थल अंगोला, बोत्सवाना, जाम्बिया, जायरे में तो बोत्सवाना में है। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय, आटाकामा, गोबी, कालाहारी, अरेबिया। तो इसमें देखिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए गोबी जो है ये शीतोष्ण है, ये मंगोलिया में है, तो ये जो है शीतोष्ण मरुस्थल है, क्योंकि ये 23 जो उष्ण क्षेत्र होता है वो 23-23.5 डिग्री के बाद जो क्षेत्र होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं होते हैं। तो गोबी जो है कहाँ पे है, ये मंगोलिया में है, तो ये करीब 40-40 अक्षांश के आसपास होगा। इसका देखिए शीतोष्ण इसका विस्तार 35 से 60 के बीच होता है, तो ये आंतरिक भागों में भी है, और शीतोष्ण मरुस्थल है। ये 436 का सी हो जाएगा। संवहनीय वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन होती है, तो ये भूमध्य रेखा में होती है, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय नहीं, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन क्या होता है, जब सूर्य जो है वर्ष भर लंबवत चमकता है तो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर से संवहन धाराएं ऊपर उठती हैं और प्रतिदिन वर्षा होती है। क्यूमुलस निम्बस क्लाउड बनते हैं। देखिए निम्बस जहाँ पे आ जाता है, निम्बस मतलब अधिक वर्षा करने वाले बादल, निम्बस जहाँ भी हो वो अधिक वर्षा होगा। क्यूमुलो निम्बस यहाँ क्लाउड बनते हैं 2 बजे से 4 बजे के बीच। भारतीय प्लेटों का अस्तित्व किसका कारण है? भारतीय जो प्लेट है उनका अस्तित्व किस कारण है? संपीड़न बल, तनाव बल, अवतलन, उन्मज्जन। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन जो है इसका सही पूरा एक व्याख्या नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें अगर हम कंपैरेटिव आंसर दें तो जो भारतीय प्लेटों का अस्तित्व है वो उन्मज्जन के कारण है, क्योंकि हम कई बार व्याख्या किए हैं जो भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, और नीचे जाते समय जो ये पश्चिमी भाग है, जैसे जो पश्चिमी घाट है, ये सब क्षेत्र उठ गए हैं, और जो है ये इसी कारण ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो उसके जो चारों तरफ जो है, जो पश्चिमी घाट के जैसे जो ये द्वारिका, ये सब जो तट है ये डूब गए हैं, ये बैठ गया है, तो इनका अस्तित्व इसी कारण है। तो इसमें आंसर के हिसाब से हो जाएगा उन्मज्जन। देखिए भारतीय प्लेट का अस्तित्व उन्मज्जन का कारण है। ये भू अवतलन, भू आकृति विज्ञान में भूपृष्ठ के किसी भाग का अपने चतुर्दिक भागों के सापेक्ष नीचे धंसने की प्रक्रिया है। ये सब भी बहुत अच्छे से मैंने बताया था, और इसमें वीडियो में देखिएगा। और जो हमने ये पठार, और ये पठार रैंप घाटी और ब्लॉक पर्वत, ये सब सब बताए हैं, व्याख्या आप करिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छे से बताए हैं। सैन एंड्रियास भ्रंश क्या है? ये सैन एंड्रियास भ्रंश जो है ये क्या है, कौन सा भ्रंश है, तो ये ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित भ्रंश होगा, 439 का ए, रूपांतरित भ्रंश होगा। ये जो है क्या होता है कि एक दूसरे के न अंदर जाती हैं प्लेट, ना ही ऊपर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के सहारे रगड़ खा के फिसलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि भूकंप बहुत ज़बरदस्त आते हैं इसमें। तो कैलिफोर्निया ट्रांस एड्रियास भ्रंश जो है इसी का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा लावा पठार नहीं है? लावा पठार जैसे अपने यहाँ की दक्कन का लावा पठार जो है वो कौन सा नहीं है इसमें? तो आर्मेनिया, ड्रैकेंसबर्ग, पराना, कोलंबिया। तो कोलंबिया, इन सब क्षेत्रों में को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन जो इसमें जो ड्रैकेंसबर्ग है वो लावा पठार नहीं है, बाकी सभी आर्मेनिया, कोलंबिया, पराना ये सब हैं।
लावा युक्त। तो ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण पूर्व अफ्रीका के उच्च ज्वालामुखी पर्वत है। ड्रैकेंसबर्ग क्या है, ये सुने होंगे आप लोग। ड्रैकेंसबर्ग ज्वालामुखी पर्वत है। अभी हाल ही में इथोपिया में ज्वालामुखी 12,000 साल बाद फटा है। तो वो भारत में भी उसका असर हो रहा है, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि जो जेट स्ट्रीम है, जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है, वो जो ट्रोपोपाज है उसके ऊपर चलती हैं ऐसे ऐसे। तो ये जो चलने की दिशा इसकी क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम की से पूर्व की तरफ होती है। तो इथोपिया यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है। तो इनका जो गैसों का जो ये फटा है ज्वालामुखी इथोपिया में, तो वो उसका 15 किलोमीटर के ऊपर तक जो है वो उसकी राख गई है। तो ये जो वेस्टर्नली जो जेट है, इसमें वो जो है राख मिल गई है। और उनका प्रवाह क्या है, वो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जेट के प्रवाह है। तो वो जेट के सहारे ही भारत के ऊपरी दिल्ली और इन सब क्षेत्रों में जा रही हैं। तो जो हमारा हवाई जहाज़ है वो उड़ता है उसी हाइट पे लगभग उड़ते भी हैं हवाई जहाज़, जो इंटरनेशनल हवाई जहाज़ होते हैं। तो वो उनके लिए रिस्क हो गया है कि जो जेट हैं, जेट जो है उससे राख से प्रभावित हो रहे हैं। जेट की खोज भी जो है जो हुई थी उसी वायुयान में, जो है जब अमेरिका के वायुसेना के जो लोग थे, उनका नाम नहीं याद है, तो वो उन्होंने ही खोज भी किया था। तो जेट स्ट्रीम वायुयानों के प्रवाहित करती है। तो अभी जो ज्वालामुखी आया है उसके लावा राख जो है जेट स्ट्रीम के सहारे ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में जा रहे हैं। तो अभी पहले दिल्ली में आएंगे, भारत में आएंगे, फिर चाइना चले जाएंगे, फिर और आगे बढ़ते जाएंगी वो जेट स्ट्रीम, क्योंकि पूरे ग्लोब पे, जैसे ये ग्लोब है तो पूरे ग्लोब पे जेट स्ट्रीम ऐसे चक्कर लगाती है। चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। टर्की में अनातोलिया का अंतर पर्वतीय पठार पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो टर्की में अनातोलिया का अंतर पर्वतीय पठार कहाँ पे स्थित है, ये कौन से जो है, पोंटिक एवं टारस, एल्बुर्ज एवं जाग्रस, काकेसस एवं कार्पेथियन, काकेसस एवं अल्बुर्ज। इसे आप मैप में देखिएगा। इसमें जो है एनातोलिया का जो पठार है पोंटिक और टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। पोंटिक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है ये। निम्नलिखित से कौन सा पठार लावा के द्वारा निर्मित नहीं है। तो इसमें भी देखिए, ब्राज़ील, पेटागोनिया, कोलंबियन, दक्कन। तो इसमें जो है ये है पेटागोनिया का पठार। ये जो है लावा का नहीं है। ब्राज़ील, दक्कन, कोलंबिया, ये सब सब जो है ज्वालामुखी पर्वत हैं। ज्वालामुखी से नहीं, लावा, ज्वालामुखी से जो लावा निकले हैं उनसे पर्वत बने हैं। इसमें पेटागोनिया हो जाएगा आंसर। मैदान के प्रश्न है इसमें कुछ। पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये गिलबर्ट महोदय ने इसको बताया था, गिलबर्ट ने बताया था पार्श्विक समतलन अपवर्तन। देखिए ये पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन जी के गिलबर्ट द्वारा किया गया था। इन्होंने स्थल रूप के निर्माण से संबंधित कई नियमों का प्रतिपादन किया था। गिलबर्ट ने पहली बार गतिक संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था तथा स्थल रूपों के अध्ययन में मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया था। डेविस और ये सब चीज़, तो ये सब इनके बारे में है ही, आप लोग जानते ही होंगे। तो जो गिलबर्ट थे वो पार्श्विक जो समतलन सिद्धांत है पेडिमेंट की संरचना का, पेडिमेंट जो बनते हैं वो शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं, तो उसके बारे में बताया था। इसे आप जो है एक बार हमने शायद जो है बताया है, इसमें 3-4 सिद्धांत है, उसको डिटेल से बताए थे। तो इसमें आप केवल याद करिए, क्योंकि सिद्धांत ये अक्सर पूछा जाता है। पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जी के गिलबर्ट। भांवर उदाहरण है, भांवर, पैन प्लेन का, गिरिपथ मैदान का, मृत्तिका मैदान का, डेल्टाई मैदान का। तो ये जो है गिरिपथ मैदान का उदाहरण है, भावर। भाभर होगा ये, भाभर, भावर नहीं है, भाभर, भाभर होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। नदी निक्षेप के मुख्य रूप से जलोढ़ मैदान कहा था, जहाँ पर पहाड़ी नदियों से उतरकर नीचे प्रवेश करती है, वहाँ ढाल अचानक कमी आ जाती है। लाए गए टुकड़ों के अलावा मलबा आगे नहीं जा सकता, जिससे जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। जब ढाल जलोढ़ पंख मिलकर विस्तृत पंख के रूप में विकसित होते हैं एक मैदान के, जिसे गिरिपथ मैदान, इन्हीं मैदानों को भावर या भाभर कहते हैं। भाभर, भाभर। भाभर के बाद जो तराई क्षेत्र होता है, तराई होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, भाभर होता है, बांगर या बोलते हैं बांगर।
बांगर, फिर होता है बांगर। इसे रुकिए एक बार बढ़िया से बता देते हैं। इसको हमने अभी हाल ही वीडियो में बताया था। भाभर हो गया, भाभर, फिर तराई, तराई हो गया, फिर बांगर हो गया, बांगर, फिर खादर हो गया। खादर में क्या होता है, जल जो है, नदियाँ जो है बाढ़ का चला जाता है यहाँ पे, नदियाँ इन क्षेत्रों को खा लेती हैं, इसलिए खादर हो गया। उसके ऊपर होता है बांगर, बांगर के ऊपर तराई, तराई के ऊपर भाभर। यही भाभर के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पाइन प्लेन एक संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपरदन के कारण होता है। पेनी प्लेन का निर्माण अंतर सरिता क्षेत्र में निम्नकरण के परिणाम स्वरूप होता है। एच प्लेन का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा होता है। पेडी प्लेन का निर्माण कई पेडिमेंटों का आकस्मिक मरुस्थल गुंबदों के सम्मिलन से होता है। तो इसमें सब सही है। इसमें जो सी है वो गलत है, क्योंकि ये जो हिमानी क्षेत्र में नहीं होता, बल्कि ये हिमानी में नहीं होता, ये जबकि शुष्क क्षेत्रों में शायद होता। हाँ, सवाना। देखिए एच प्लेन का निर्माण जो है सवाना अपर्दन द्वारा, चक्र द्वारा निर्मित है, जिसका संकल्पना टॉमसन ने दिया था। ये जो है ये जो शुष्क क्षेत्र में होता है, ना कि हिमानी। तो हमारा ये सी गलत हो जाएगा। ये देखिए पैन प्लेन, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, ये सब जो है इसका हम व्याख्या कर चुके हैं। इनको जो है आप कॉन्सेप्ट किसने किसने दिया था, इसे आप एक बार याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि कौन किसने प्रतिपादन किया था। क्रिके में किसके हैं, डेविस किसके हैं। 446 देखिए, अब एक क्वेश्चन और है इसमें। मैदान प्रायः समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। निम्न में से कौन सा मैदान इस मानक का अपवाद है। तो इसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य का ग्रेट प्लेन, भारत का विशाल मैदान, उत्तरी चीन का मैदान, सिंधु का मैदान। तो संयुक्त राष्ट्र का ग्रेट प्लेन इसका अपवाद है। भारत का विशाल मैदान, उत्तरी चीन मैदान एवं सिंधु का मैदान निक्षेपजन्य है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का बृहद मैदान निक्षेपजन्य, अपर्दन और निक्षेपजन्य दोनों है। यह यूएसए का महान मध्यवर्ती ग्रेट सेंट्रल प्लेन के उत्तरी यूएसए तथा कनाडा के बीच में स्थित है। तो ये अलग है संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन। पाइन प्लेन शब्द का अर्थ क्या है। पाइन प्लेन, पाइन प्लेन का अर्थ है वातीय अपर्दन से निर्मित समतल सतह, बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। तो पाइन प्लेन क्या है, बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। ये इसमें जो है आज का आखिरी क्वेश्चन था ये, क्योंकि जो है इसके बाद जो अपर्दन और अपक्ष, ये अपक्ष अपर्दन वाला ये क्वेश्चन जो है वीडियो नंबर 27 में है ही। पैन प्लेन शब्द का जो है देखिए क्रिकेमे ने किया था, यही मैं कह रहा था कि पैन प्लेन किसने दिया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पैन प्लेन किसने दिया था, क्रिकेमे। ये एकदम रटा रहना चाहिए, पैन प्लेन किसने दिया था, क्रिकेमे। और देखिए ये सब पूरा जो है बताए हैं। देखिए हमने जो उसका जियो उसका बनाया था वीडियो, जियोमॉर्फोलॉजी वाला छोटे छोटे वीडियो बनाए, तो उसमें कई जो है कॉन्सेप्ट इस तरह से हमने बताए हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में जो घटना चक्र का जो कर रहे थे उसमें आगे जनजाति ये सब जो आएंगे, वीडियो नंबर 5 फिर आएगा। नमस्कार।